चलिए नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोग का इस बायोस्टैटिक्स मीन्स एक प्रिमिटिव एंड सोशल मेडिसिन का एक नए चैप्टर में। और इस पीएसएम के इस चैप्टर में आपको बता दें कि बायोस्टैटिक्स अपने आप में एक मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है। हम आपको इस चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको सलाह दे देते हैं कि आपको इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है, और आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन के पीछे आप कभी मत भागिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बड़ा सा ग्राफ दे दे, जैसे हम लोग 10th में पढ़ते थे या 12th में पढ़ते थे। अगर आपका मैथ बायोलॉजी हो, क्योंकि हमने पढ़ा था तो मैथ और बायोलॉजी था, तो उस स्थिति में जो स्टैटिक्स हम लोग को पढ़ना होता है वो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। नहीं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। हाँ, आपको मेन मीडियम मोड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, पर वो ट्रिकी होते हैं, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो फिजियोलॉजी और फार्मेकोलॉजी में पूछी जाती है। जितना उससे आसान क्वेश्चन जो होते हैं आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन को आप हलवा मतलब आप इतना हवा ना समझ लीजिएगा कि नहीं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें ये है, इसमें वो है, तो इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। नहीं, इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी बेस होते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिक पे चलते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे हम आपको बताते चल रहे हैं वैसे वैसे आप करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा बायोस्टैटिक्स में मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, और हर साल एग्जाम में जो होते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और हर बार हमने क्वेश्चंस एग्जाम में देखा है। इसलिए आप इसको लेकर आप बिल्कुल हवाई में मत उड़िए। मतलब ये नहीं दिमाग में बैठा लीजिए बायोस्टैटिक्स हम नहीं पढ़ेंगे। हमने देखा है बच्चे, हमारे एमबीबीएस के दौरान भी हम लोग को दिक्कत होता है, बच्चे नर्सिंग के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को भी ज्यादातर ये इशू होता है। तो आप उससे परेशान ना हो। पहली चीज हम लोग जानेंगे, धीरे धीरे एक एक करके बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, और फिर उसके बाद उस कंसेप्ट को जब हम एक बार रिवीजन करेंगे ना, तो सारा टॉपिक हमारे सामने आ जाएगा। बस याद रखिएगा, बायोस्टैटिक्स की सारी टॉपिक डेफिनेशन पर चलती है। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप क्वेश्चंस निकाल लेंगे। ठीक है, आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक का डेफिनेशन क्या है। और जब आपके पास डेफिनेशन पता हो जाएगा तब आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाएगी कि हाँ ये बातें कैसे एक दूसरे से कोरिलेट हो रहा है, कैसे एक दूसरे के साथ हम उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको परिभाषा पता है तो आप किसी भी चीज को आसानी से निकाल लेंगे। तो मेडिकल सब्जेक्ट का इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां अधिकतर आपको डेफिनेशन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो बायोस्टैटिक्स में अगर हम आपसे पूछें कि बायोस्टैटिक्स होता क्या है, तो याद रखेंगे कि बायोस्टैटिक्स जो होता है एक वाइड रेंज होता है, जिसको हम आसानी से एक बड़े बड़े जो एक बड़ी टॉपिक होती है, मतलब एक वाइड रेंज होता है, और उस वाइड रेंज को एक ऑर्डर में सजाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स की जनरल जो यूज होती है वो आपको मेडिसिन में यूज करते हैं, खास करके बायोलॉजिकल यूज में होता है, या पब्लिक सेक्टर में इसका हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्टैटिक्स। तो याद रखेंगे बायोस्टैटिक्स जो होता है वो एक स्टैटिक्स होता है, एक वाइड रेंज होता है। किसका? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक मतलब कि जो हमारा वर्क होता है उसका, या आपका हेल्थ का, या हॉस्पिटल का, मेडिसिन का, खास करके ये एक वाइड रेंज होता है। उसको एक ऑर्डर में सजाना कि जो होता है वह बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। बायोस्टैटिक्स में याद रखेंगे सबसे पहले हम जो टॉपिक सीखेंगे होगा वेरिएबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपको वन लाइनर मिल जाएंगे। ठीक है, अब तो वन लाइनर का जमाना कम रह गया। अब तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके क्लिनिकल बेस्ड है, लेकिन वेरिएबल में जो होगा वो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। वेरिएबल के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके वन लाइनर ही ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वेरिएबल में वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेंगे, उसको अब सिनेरियो बनाया जा सकता है। ऐसा बात नहीं है तो डाटा दे दिया जाएगा और क्या कहेगा कि रेंज दिया जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है 80 kg का है, वो जो है मेल है, और फिर उससे पूछा बताया कि वो कौन कौन से डाटा है, या उसका वो इतना मेडिसिन लेता है, प्रतिदिन इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो वो एक सिनेरियो देकर 4-5 वेरिएबल को आपस में मिलाकर और फिर लास्ट में एक आपको पूछा जा सकता है। तो वो कोई बड़ी डाटा नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। क्वेश्चंस इससे भी क्लिनिकल बनाए जा सकते हैं, पर शर्त है आपके दिमाग में इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो वेरिएबल में सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे वो होता है आपका, ध्यान रखिएगा कि जिसकी वैल्यू जो होती है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल। कहते हैं कि ऐसे थिंग्स, एनी थिंग्स व्हिच हैव वेरिएबल वैल्यू, जिसके कई सारे वैल्यू होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वह है आपका किसका? वेरिएबल का। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वह है आपका वेरिएबल।
एबल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, तो आप सीधा एक ही लाइन डेफिनेशन लिखिएगा कि एनीथिंग्स विच कैन हैव अ डिफरेंट वैल्यू। तो क्या लिखेंगे? एनीथिंग्स विच कैन हैव अ डिफरेंट वैल्यू। कह रहे हैं कि एनीथिंग जिसके कई सारे वैल्यू होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल जो होते हैं वो आगे चलकर कई भागों में डिवाइड होते हैं। याद रखेंगे, वेरिएबल जो होते हैं वो पर्सन बाय पर्सन वेरी करता है, टाइम बाय टाइम वेरी करता है, क्या कहते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस वेरी करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक या एब्स्ट्रैक्ट बाय व्हिच आर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारे वैल्यू जो होती हैं वो क्या करता है, वेरी करता है। अब ये जो वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल जो आगे चलकर सबसे पहले दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक को कहते हैं हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहला जो वेरिएबल की क्लासिफिकेशन हम लोग सीखेंगे वो है आपका दो तरह का, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक को कहते हैं हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, अब देखो ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि क्वालिटी की बात हो रही है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, क्वालिटी की बात हो रही है। और क्वालिटी को अब हम कहते हैं कि हम कितने पढ़ने में तेज हैं, आप कितने पढ़ने में तेज हैं, आपकी मेमोरी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी क्वालिटी है। आप मेल हो कि फीमेल हो, ये आपकी क्वालिटी है। ठीक है, आपकी ब्लड ग्रुप ए है कि बी है, ये आपकी क्वालिटी, आपकी ब्लड ग्रुप की क्वालिटी है। अब आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो कि आपकी ब्लड ग्रुप ए कितना है, तो सीधी सी बात है, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनरी इसको हम मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है कि द वेरिएबल दैट कैन मेजर डायरेक्टली। तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, याद रखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है इज अ वेरिएबल is a variable which can measure directly, जिसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि एक ऐसे वेरिएबल जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उससे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखिए, तो इसमें क्या हुआ कि क्वालिटेटिव किसे करते हैं, तो कह रहे हैं कि इज अ वेरिएबल व्हिच कैन मेजर डायरेक्टली, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उससे हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, और जिसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उससे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। तो इसमें लिए क्या लिखेंगे, कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए, अब देखो इसमें अब आपको खुद सोचना है कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ध्यान रखेंगे, जब भी हम मेजर करते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का, तो मेजर हम लोग करते हैं तो ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग का ऑर्डिनल या मैट्रिक स्केल पर इसको मेजर करते हैं। तो याद रखेंगे, मेजर एट मैट्रिक या ऑर्डिनल स्केल। तो इसको हम लोग मैट्रिक या
ऑर्डिनल स्केल पर मेजर करते हैं, ठीक है। और इसका जो है वह आपका ध्यान रखेंगे, इसके लिए हम लोग नॉमिनल स्केल यूज करते हैं, मेजर ऑन नॉमिनल स्केल। तो स्केल कौन कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें नॉमिनल स्केल यूज करते हैं और इसमें जो होता है वो मैट्रिक या ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे, क्वांटिटेटिव समझ में आ रहा है, क्वांटिटेटिव है इसको हम लोग क्वांटिटी को मेजर करना है, क्वालिटेटिव है लक्षण है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम एक एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या क्या इसका बेहतर एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल समझाते हैं। आप खुद सोचो, आपका वजन जो है आप आसानी से मेजर कर सकते हो। तो सबसे पहला हो गया आपका वेट, वेट मेजर कर सकते हो, हाइट भी मेजर कर सकते हो कि हाँ कितना वेट होगा कितना हाइट होगा, ठीक है। मिड आर्म सरकमफेरेंस भी आप आसानी से मेजर कर सकते हो। आपको पता है स्ट्राइकर मीटर यूज करते हैं हम लोग मिड आर्म सरकमफेरेंस करने के लिए, मेजर करने के लिए। जहां हम पेडियाट्रिक्स पढ़ते हैं वहां पर आपके बारे में इसके बताते हैं कि सेकर मीटर क्या होता है। सेकर मीटर जो होता है वह एक रेंज होता है जो कि 12.5 से लेकर 13.5 तक में सेंटीमीटर का होता है, जो नॉर्मल रेंज मतलब एक बीच का रेंज होता है, या जो लोई जोन होता है। उसके बाद 12.5 से जब अगर वो कम होता है तो वो भी मान लीजिए समझता है 13.5 से कम ज्यादा होता है तो भी जो है एक नॉर्मल रेंज में जाता है। तो 13.5 से हमेशा जो होता है बेबी जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो 12.5 से लेकर 13.5 तक येलो जोन होता है, उसके पहले जो होता है रेड जोन होता है, उसके बाद जो होता है वो ग्रीन जोन होता है। सेकर मीटर यूज करते हैं हम लोग इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। ये पीडियाट्रिक्स में आपको अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो नेक्स्ट होता है मिड आर्म सरकमफेरेंस। तो मिड आर्म सरकमफेरेंस भी जो होता है उसको हम आसानी से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर अगर मेजर करना हो तो हम आसानी से मेजर कर लेते हैं कि हाँ ब्लड शुगर का लेवल कितना होगा, ठीक है। होता है ना कि किसी का थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा कम, तो ब्लड शुगर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है या ब्लड शुगर लेवल जो होता है, ब्लड शुगर लेवल, इसको भी हम मेजर कर, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, आप उसको नोट्स बनाना तो उसको लॉन्ग लिख लेना, ठीक है, या BSL लिख लेना, ठीक है। तो ये जो है आपका मिड आर्म सरकमफेरेंस या क्या कहते हैं ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। इसके बाद जो है याद रखेंगे बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर हम आसानी से मेजर कर लेते हैं किसमें, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में। ध्यान रखेंगे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो नीचे फ्लैक्चुएट करता रहता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो फ्लैक्चुएट करती रहती है, घटेगा बढ़ेगा। लेकिन याद रखेंगे वहीं केल्विन की वैल्यू जो होती है वो खास करके ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे पास फ्लैक्चुएशन वैल्यू, तो इसकी फ्लैक्चुएशन वैल्यू जो होती है थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। तो याद रखेंगे क्वालिटेटिव जो है अगर डिग्री सेल्सियस हो या डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो इसको हम आसानी से इसमें जो होती है वह मेजर करते हैं। इसके बाद जो है मान लीजिए कि अगर बेबी का, अगर किसी भी इंसान का BMI निकालना हो, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स निकालना, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहा जाता है, अगर बॉडी मास इंडेक्स निकालना हो तो ये भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी जो है आपकी क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। या आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की लेवल कैलकुलेट करना हो तभी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी जो होता है वह क्वांटिटेटिव में आता है। या आप मान लीजिए कि बॉडी में कितनी कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इसको हम लोग कहते हैं सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है इसको भी हम ऐसा कैलकुलेट करना हो तो ये सारे के सारे जो होते हैं वह क्वांटिटेटिव होते हैं। आई बात समझ में। ये एक बेसिक एग्जांपल है कि आप कौन सी क्वांटिटेटिव है या कौन सी जो है क्वालिटेटिव। अब इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे और से भी एग्जांपल इसमें मिलते हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव का। मान लीजिए कि आपकी पैरिटी निकालना हो, आपकी इनकम कितनी है। ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी इनकम, आपकी अगर इनकम पूछा जाए तो इनकम कितना है, इनकम भी जो होता है उसको भी आप मेजर कर सकते हो, तो वो भी आपकी किस में आती है, क्वांटिटेटिव में आती है, ठीक है। तो ये आपका या क्या कहते हैं प्रायोरिटी हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं वह आपके क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में आते हैं। अब आती है बात
क्वालिटेटिव का। क्वालिटेटिव क्या है, किस तरह से काम करता है, अब इसको समझते हैं। आपको बस दिमाग में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, हमसे कहे हमें कोई दर्द हो रहा है, तो आपसे हम क्वेश्चन पूछे, आप हमसे कहे कि हमें बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मुझे कितना दर्द हो रहा है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, भाई जनरल। अब वो लोग नहीं है कि भाई दर्द मेजर करने के लिए मशीन है, लेकिन हम अगर नॉर्मल पूछे आपसे कि दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, तो आप बोलोगे ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठीक है। तो दर्द को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे बेहतर एग्जांपल जो होता है वो है आपका पेन, ठीक है। उस तरह से आपसे कोई पूछे कि बताइए आपकी ब्लड ग्रुप क्या है, तो कोई कहोगे ना कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी है, ओ है। अब ये थोड़े कहेगा कि इतना सा ए है, 100 ग्राम ए है, 5 लीटर खून में 2 लीटर जो है ए है और बाकी जो है बी है, ऐसा तो कहोगे नहीं। तो इसीलिए एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वह आपका जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वह आपका इसमें बेहतर एग्जांपल होता है, किसकी, क्वांटिटेटिव का, ठीक है। इतना ही नहीं, इसी तरह से आरएच फैक्टर, जो आरएच सिस्टम है, ये भी जो है भाई इसमें दो ही चीज होगा ना, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव होगा। अब ये थोड़े होगा कि इतना आरएच पॉजिटिव है, इतना आरएच नेगेटिव है, नहीं, इसमें भी सिर्फ दो ही चीज होगा, आरएच पॉजिटिव होगा या तो आरएच नेगेटिव होगा, ठीक है। उसी तरह से कोई पूछे कि बताइए पेशेंट जो है, अगर मान लीजिए डायबिटीज पेशेंट है, तो डायबिटीज ये नहीं बताता है कि कितना डायबिटीज है, ठीक है, वो अलग है कि माइल्ड, सीवियर, जो मॉडरेट, वो अलग कंडीशन है, ठीक है। तो डायबिटीज जो है, ध्यान रखेंगे, डायबिटीज भी जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव में आता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर कोई पूछे, ध्यान रखेंगे, अगर ब्लड में आपसे पूछा जाए कि बताइए, मान लीजिए कि आपके आयरन के लेवल डिफिशियंसी हो गया, तो अगर एनीमिया होता है, तो एनीमिया क्या है, तो याद रखेंगे एनीमिया जो होता है, ये भी जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को। एनीमिया हो गया, कोई पूछे बताइए आप कौन से जेंडर हो, या तो आप तो ही बात बोलोगे ना मेल है कि फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, चौथा तो कोई है नहीं कि आधा मेल है आधा फीमेल है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। उसको आप मेजर तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। उस तरह से जो होता है व्यक्ति की क्या कहते हैं आपका क्या बोलते हैं उसको, डिजीज, अगर कोई भी बीमारी है तो बीमारी भी जो होती है वो किस में आती है, क्वालिटेटिव में आती है, ठीक है। इतना ही नहीं, बीमारी के साथ साथ आपके क्या कहते हैं रिलीजन, किस धर्म के हैं आप, रिलीजन भी जो होता है वह आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। ओबिसिटी, ओबेसिटी भी जो होती है वह इसी के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे आप यहां पर लिख लीजिए ओबेसिटी। अच्छा नहीं दिख रहा है, तो याद रखेंगे, ठीक है। ओबेसिटी हो गया, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं वह आपके किस में आते हैं, क्वालिटेटिव में। कई बार क्वेश्चन हम लोग देखे हैं कि क्वालिटेटिव को ही हम आगे और बढ़ा रहे हैं, और इसमें कुछ एग्जाम्पल और आपको देखना है, वो कौन कौन से, ध्यान रखेंगे हम इसके अभी क्वालिटेटिव को ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वहां पर भी आपको, जो डाटा प्रेजेंटेशन होता है वहां भी आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे डाटा, हम इस तरफ अभी भी हम इस तरफ क्वांटिटेटिव को लिख रहे हैं, इधर हम क्वांटिटेटिव को लिखेंगे और इस तरफ जो होगा वो आपका क्वांटिटेटिव को लिखेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी में आप याद रखिएगा हिस्टोग्राम, इसको आप रट जाइएगा, ठीक है। जो आपका हिस्टोग्राम है या आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सारा चीजें हम आगे बताएंगे कि ये ग्राफ क्या होता है, किस तरह से काम करता है, हम सब चीज इसके बारे में आगे डिटेल करेंगे, ठीक है। सारा ग्राफ को हम एक एक करके बना बना के दिखाएंगे, ठीक है। या आपका फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व, या आपका लाइन चार्ट हो गया, या लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है। या
आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, या आपको स्कैटर के बारे में जानना हो, या इसी को हम लोग कहते हैं डॉट डायग्राम, स्कैटर या डॉट डायग्राम। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद जो क्वालिटेटिव में है, आपको एक ही निमोनिक याद रखना है, बीपीएम। ठीक है, बीपीएम के सिवा जितना भी आपको डाटाग्राम मिलेगा, सारा का सारा जो होता है वह क्वालिटेटिव का पार्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे सारा का सारा जो होगा वह क्वालिटेटिव का पार्ट होगा एक्सेप्ट बीपीएम। तो आपको याद रखना है ब्लड प्रेशर मशीन, बीपीएम, बीपीएम। ठीक है, तो बी फॉर जो होता है वह बारग्राम, बार डायग्राम। ठीक है, पी जो है वो आपका पाई पढ़े होंगे या आप पढ़ते हैं सेक्टर डायग्राम। ठीक है, तो पाई डायग्राम या सेक्टर डायग्राम जो है आपको इसमें पढ़ना है, वो आपकी क्वालिटेटिव में आता है। ठीक है, उस तरह से आपको पिक्टोग्राम, जो आपका पिक्टोग्राम है, या आप पिक्टोग्राम के साथ साथ आप देखते होंगे पिक्चर आपको पढ़ना होता है, इसको लोग कहते हैं पिक्चर डायग्राम। तो पिक्टोग्राम या पिक्चर डायग्राम, ये भी जो है आपका किस में आता है, क्वालिटेटिव में आता है। ठीक है, और लास्ट में आपको पढ़ना है मैप, मैप डायग्राम, या आपको पढ़ना होता है स्पॉट। ध्यान रखेंगे स्पॉट मैप, जहां पर मैप शब्द आता है। ठीक है, स्पॉट मैप, ये सारे जितने भी होते हैं ये सब के सब आपके क्वालिटेटिव में आते हैं। तो क्वांटिटेटिव जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि ऐसे डाटा जिसके पास जो होता है, जिसको हम ऑर्डिनरी स्केल या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी लिटर पैमाने पर जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये आपका पहला बेसिक कंसेप्ट हुआ वेरिएबल का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं, अब दो हमारे पास मिलता, एक तो मिल गया हमें क्वालिटेटिव और एक हो गया क्वांटिटेटिव। अब आता है हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वैल्यू। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट वेरिएबल, और जो नेक्स्ट है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब आती है बात कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल किसे कहते हैं और ये कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं इसको, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल। देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है कि कहते हैं कि ऐसे वेरिएबल जिसके थोड़े से कुछ पॉसिबल वैल्यू होते हैं, तो लिखते हैं कि वेरिएबल दैट हैव फ्यू पॉसिबल वैल्यू एंड नो इन बिटवीन वैल्यू। मतलब कहते हैं कि ऐसे वेरिएबल जिनके कुछ पॉसिबल वैल्यू होते हैं, लिटिल पॉसिबल वैल्यू होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो पॉसिबल वैल्यू होते हैं उनके बीच में कोई वैल्यू और नहीं होता। जैसे में अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे ये बताइए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ए या बी या ए बी। देखिए ए और बी के बीच में ए भी आ सकता है, तो ए और बी जो है वो आपका चेंज कर जाएगा, लेकिन वही आपका ध्यान रखेंगे ए और बी के अब ठीक है। तो हम कहें कि ए और बी की बात करें तो डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है कि पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है, कहते हैं कि ऐसे वेरिएबल जिसके फ्यू पॉसिबल वैल्यू होते हैं, तो दैट हैज
फ्यू पॉसिबल वैल्यू, इसके कुछ पॉसिबल वैल्यू होते हैं, ध्यान रखेंगे, दैट हैज फ्यू पॉसिबल वैल्यू, नो इन एंड नो इन बिटवीन वैल्यू, ध्यान रखेंगे इन बिटवीन कोई वैल्यू इसमें नहीं होती है, या तो ए या तो बी, बीच में कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ध्यान रखेंगे वेरिएबल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, इसमें क्या लिखेंगे, दैट हैज लार्ज नंबर ऑफ सॉरी लार्ज नंबर ऑफ that has large number of पॉसिबल वैल्यू, इसमें कई सारे पॉसिबल वैल्यू संभव है, लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, और ध्यान रखेंगे इनके बीच में भी सेवरल इन बिटवीन वैल्यू एंड सेवरल इन बिटवीन वैल्यू, इनके बीच में बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। आपसे बार रिक्वेस्ट करें, देखिए राइटिंग को मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो हमें पैड है लिखने का वो थोड़ा सा सही नहीं काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, पर बस मेरा कहने का क्या मीनिंग है वो आप समझ जाए तो बहुत है, ठीक है। चलिए, हैंड राइटिंग, वैसे भी डॉक्टर की हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और हम लोग भी उसी प्रोफेशन के हैं, तो आप बेहतर हमसे अच्छा जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहां मिल गया हमको कि वेरिएबल, और अब इसको क्या है कि वेरिएबल में आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल समझ में आ गया। डिस्क्रीट में क्या होता है कि फिक्स वैल्यू, दो वैल्यू है, ध्यान रखेंगे, फ्यू पॉसिबल वैल्यू है और उनके बीच में कोई वैल्यू नहीं होती है। कंटिन्यूअस में क्या होती है, बहुत सारी वैल्यू जो होती है इसमें पाई जाती है, और कई सारे इसके बीच में भी वैल्यू पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, एक एक करके अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं कैसे ये काम करता है, एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, तो नीचे आ जाए यार, कहां जा रहा है ऊपर, गजबाल है, इसीलिए इस स्लाइड का यूज कर रहे हैं ताकि हम आसानी से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम एग्जाम्पल करते हैं, एक एक एग्जाम्पल निकालते हैं। अब हमें एक एक करके अब बताओ, पहली चीज, इसमें भी हम जब मेजर करते हैं, याद रखेंगे, इसमें भी डिस्क्रीट को मेजर करते समय हम क्या करते हैं, ऑर्डिनल यूज करते हैं, या इसमें हम लोग नॉमिनल यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके लिए यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आप इसकी मेजरमेंट लिख लो कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट यूज करने के लिए हम लोग मेजर ऑन नॉमिनल या ऑर्डिनल, ठीक है। इसको नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पर मेजर करते हैं, और इसकी मेजरमेंट जो होती है वह मैट्रिक स्केल पर होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉमिनल या इस पर ऑर्डिनल स्केल पर मेजर करते हैं, और इसको हम लोग मैट्रिक स्केल पर मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल लेकर आते हैं, एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहला, डिस्ट्रिक्ट में कोई पॉसिबल वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे में ए बी ओ ब्लड ग्रुप, भाई या तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, इतना ही हो सकता है। अब कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए भी है और उसका बी भी है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो जाए और बी भी हो जाए। एक व्यक्ति का सिर्फ एक ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा तो बी होगा, ए बी होगा या तो ओ होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरा जेंडर जो है मेल है, भाई जाहिर सी बात है, मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। अब ये थोड़ी कहेगा कि नहीं आधा मेल आधा फीमेल है, अभी हमने कहा ना क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जेंडर। तो पहला क्या मिल गया, एबीओ ब्लड ग्रुप, दूसरा मिल गया जेंडर। तीसरा क्या होता है, अगर मान लीजिए कि लिम्फोपैथी है, ठीक है, तो जो साइट होता है लिम्फोपैथी का वो फिक्स साइट होता है। किस साइट पर होता है आपको बताएंगे, जब पोस्टमार्टम पढ़ाया जाता है, आपको वहां पर होता है, वहां पे कहते हैं कई बार पेशेंट की जो डेथ कर जाती है और कहते हैं
या मान लीजिए कि कभी हाथ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, हाथ कट के कहीं बाहर आ गया, मिला नहीं, तो जब बॉडी की शिनाख्त की जाती है तो पूछी जाती है कि बताइए कोई आइडेंटिफिकेशन, तो कहते हैं हाँ, क्या कहते हैं आपके जो हाथ था वहां पे जो थे वो क्या कहते हैं टैटू किया हुआ था। तो याद रखेंगे टैटू तो आप वहां करा लेते हैं, लेकिन टैटू कराने के बाद जो उसके इंक जो होते हैं वो इंक धीरे धीरे बढ़ के क्या आते हैं उसके लिम्फ नोड पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो उस एरिया के जितने लिम्फ नोड होते हैं उस लिम्फ नोड पर वो इंक जाकर इकट्ठा होता है। तो हम ये आइडेंटिफाई कर जब हम जब लिम्फ नोड को निकालते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इस हाथ में टैटू था कि नहीं था। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, लिम्फ नोड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। टैटू तो करा लेते हैं लोग, लेकिन टैटू कराने के बाद वो कई बाद में चलकर बहुत सारे डिजीज भी कॉज करता है। टैटूइंग डिजीज, बहुत सारे टैटूइंग डिजीज होते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे टैटू जो होता है वो जो इंक, वह नहीं कि टैटू आप हाथ पर कराए तो सिर्फ हाथ पे रहा, नहीं, इसके इंक जो होंगे वो धीरे 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 टलते टलते आकर आपके एक्जिला के लिम्फ नोड के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे हमारे पास जो साइट ऑफ क्या कहते हैं लिम्फेडेनोपैथी होता है वहां पर भी जो होता है वो वैल्यू आपको मिलते हैं, ठीक है। तो साइट ऑफ लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है, साइट ऑफ लिम्फेडेनोपैथी, ये भी जो है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल में आता है। इसके बाद आप मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे बताओ आपको डायबिटीज है, क्या जवाब दोगे? हाँ यार थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है, ऐसा नहीं होता, हाँ है कि नहीं है, है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। तो मान लीजिए उसे क्या कहते हैं कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डायबिटीज, आपके पास डायबिटीज है कि नहीं है, बस इतना जवाब देना है तो भी, नहीं है तो ये सारे का सारे डिस्क्रीट, आप समझ लो ना, क्वालिटेटिव जो था ना वो डिस्क्रीट की तरह काम कर रहा है। क्वालिटेटिव कुछ डाटा होते हैं जो नजर नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं, पर क्वालिटेटिव खास करके डिस्ट्रिक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। उस तरह से आपकी प्रायोरिटी हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये सारे के सारे क्या है इसी में होते हैं, ठीक है। तो आपके भी मान लीजिए कि आपके घर में कितने बच्चे जो आपकी फैमिली में है, मान लीजिए कहा जाता है कि आपके 4 बच्चे, अभी थोड़ा कहेगा 4.5 बच्चे हैं, 3.5 बच्चे हैं, 2.5 बच्चे, ऐसा नहीं होगा। तो नंबर ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली फिक्स्ड नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली, यहां बच्चों की संख्या जो है फिक्स्ड है, तो इससे हम लोग कहते हैं क्या चीज, आपके बेसिक कंसेप्ट में आ जाएंगे, ये सारे के सारे जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे डिस्क्रीट कौन कौन से होते हैं, डिस्क्रीट में वो होते हैं जिसमें वैल्यू क्या होते हैं आपके, जहां जवाब आपको देना है यस नो, बस डिस्क्रीट में क्या जवाब देना है यस नो। आपको एनीमिया है, हाँ, नहीं है, नहीं है, तो आपका क्या हो गया एनीमिया। तो जहां आपको जवाब देना है हाँ है, जहां आपको जवाब देना है ना नहीं है, ठीक है। एनीमिया है, हाँ है, आप क्या कहते हैं, मान लीजिए कि किस तरह की एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है कि मॉडरेट एनीमिया है या माइल्ड एनीमिया है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनीमिया भी आता है, टाइप्स ऑफ एनीमिया, ठीक है। तो याद रखेंगे तो आपको बेहतर तरीका कौन कौन से, एक एबीओ ब्लड ग्रुप हो गया, जेंडर हो गया, साइट ऑफ लिम्फेटोसाइटिक, ठीक है, आपका क्या कहते हैं डायबिटीज है कि नहीं है, प्रायोरिटी, ओबेसिटी, नंबर ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली, एनीमिया, टाइप ऑफ एनीमिया, ठीक है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो डिस्क्रीट में आते हैं। आप इसके साथ साथ और भी एग्जांपल याद कर सकते हो, जैसे में और भी अगर एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हो। और एग्जांपल क्या लिखोगे, जैसे में आपका आरएच स्टेटस, ठीक है। और एग्जांपल आपको लिखना है तो इसमें लिख लो क्या कहते हैं आपका रिलीजन, ठीक है। और एग्जांपल लिखना है तो आप लिख लो इसमें कितने मार्क्स पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप मार्क्स जो होता है वो आपका वेरिएबल होता है, किसी का 30, 35, 5, 34, 30, ये वेरिएबल होता है। लेकिन क्वालिफिकेशन इन एग्जाम, ये क्वेश्चन है एग्जाम का, क्वालिफिकेशन इन एग्जाम,
आपसे कोई पूछे ही बताओ एग्जाम में पास हुए कि फेल हुए, ये नहीं फर्स्ट हुए सेकंड हुए थर्ड हुए, नहीं, ग्रेडिंग में बात करना, पूछा क्वालिफिकेशन, पास हुए कि फेल हुए, तब कहोगे ना पास हो गए या फेल हो गए। तो जहां आपको क्वालिटेटिव की बात हो रही है, ध्यान देखिए, डिस्क्रिट मतलब यस नो में जवाब देना है, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम आते हैं किसमें, क्वालिटेटिव में, यानी कि कंटिन्यूअस में। अब ये कंटिन्यूअस वेरिएबल में कैसे काम करता है, अब इसको हम समझते हैं। कंटिन्यूअस में क्या कहा कि इसकी डाटा जो होती है वो हमेशा चेंज होती जाती है, बदलती रहती है, ठीक है। अब ये डाटा बदलती है तो कैसे बदलती है, अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए कि एक बेहतर एग्जांपल आपसे पूछा जाए, वेट भाई, वेट किसी का 10 kg, किसी का 15 kg, किसी का 20 kg, किसी का 10 से 15 के बीच में 7 kg, किसी का 7.5 kg, भाई वेरिएबल होगा। तो पहला इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, वह क्या होगा, चलिए हम यहां से इसका एग्जांपल लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला वेट, ठीक है, हाइट, वेट हो गया, हाइट हो गया, मोटा ज्यादा हो गया, कम कर दें, ठीक है, वेट हो गया, हाइट हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए कि बेबी का मिड आर्म, आपका मिड आर्म सरकमफेरेंस, तो मिड आर्म सरकमफेरेंस ये भी किस में आता है, ये भी आपका इसी में आता है, मिड आर्म सरकमफेरेंस, ठीक है। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होगा, ब्लड शुगर लेवल घटेगा बढ़ेगा, तो ये भी किस में आता है, कंटिन्यूअस में, लगातार घटेगा लगातार बढ़ेगा, ठीक है। आपकी हीमोग्लोबिन की लेवल कितनी है, ये भी जो होगा वो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। आपका मान लीजिए कि क्या कहते हैं सीरम ब्लड टेस्ट कितना है आपका, वो भी आपका घटता जाएगा, या आपका डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर आप टेम्परेचर मेजर करते हो, वो भी क्या करता है, घटता बढ़ता है, ठीक है। या आप मान लीजिए कि बीएमआई आप निकालते हो, वो भी क्या है आपका कंटिन्यूअस घटेगा बढ़ेगा। इसकी कई सारे वेरिएबल होंगे, कई सारे क्वांटिटी जो होंगे चेंज होंगे। आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कितना होगा, सीरम सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होगा आपकी बॉडी में, ये भी क्या करेगा, हमेशा चेंज करता जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए, अभी हमने कहा कि आप एग्जाम में क्वालिफाई करते, पास की फेल, ये आता है आपका डिस्क्रिट में। लेकिन अगर कोई पूछे कि बताओ कितने मार्क्स आए, मार्क्स इन एग्जाम, इसको नोट करके लिखना, मार्क्स इन एग्जाम, ध्यान रखना, एग्जाम में आपके मार्क्स कितने हैं ये आपको डिपेंड करता है कंटिन्यूअस पर, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो रेंज में आते हैं, किसी का 30, 30.5, 40, 40.5, 80, 80.5, 90, ये मार्क्स जो होते हैं वह एक रेंज में आते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीजें हमने अभी तक हमने कुल मिला जुलाकर 4 अलग अलग डिफरेंस सीखा है, और चारों डिफरेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके बाद जो हमारे पास आता है हम लोग करते हैं बाइनरी वैल्यू, ठीक है, और एक होता है आपका पॉलिटोमस, इसको हम लोग कहते हैं आपका डाइक्टोमस, और एक होता है पॉलिटोमस। डाइक्टोमस का मतलब जिसकी 2 वैल्यू होती है, पॉलिटोमस का मतलब कि जिसकी बहुत सारी वैल्यू होती है, ठीक है। तो डाइक्टोमस और पॉलिटोमस जो होगा हम आपको वेरिएबल के नेक्स्ट क्लास में जो होगा वहां आपको हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास को क्लियर कर देते हैं, इसको बता ही देते हैं आज ही। तो यहां तक आप सीख गए, चलिए अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, और वो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डायक्टोमस और पॉलिक्टोमस। डायक्टोमस और जिसको हम लोग कहते हैं डायक्टोमस वेरिएबल, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिक्टोमस। बात समझ में आ रहा है, डायक्टोमस का मतलब, डायक्टोमस को हम लोग कहते हैं बाइनरी, इसका दूसरा नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी,
ठीक है, जिसका क्वेश्चन होता है उसको लोग बाइनरी वेरिएबल करते हैं। सिर्फ ध्यान रखेंगे वेरिएबल जिसमें सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ही करता है कि ऐसे वेरिएबल जिसके सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू हो। तो वेरिएबल दैट हैज ओनली टू पॉसिबल वैल्यू, वेरिएबल विच हैव only two possible value, कहते हैं कि ऐसे वेरिएबल जिसके सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू होते हैं उसे कहते हैं हम लोग डायटोमस, ठीक है। और कहते हैं कि ऐसे वेरिएबल जिसके दो से ज्यादा पॉसिबल वैल्यू होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉलीटोमस। तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल विच है, देखो सी के नीचे लगाते हैं तो उसको बोलते हैं विच हैव मोर देन टू पॉसिबल वैल्यू, सॉरी मोर देन टू पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो अगर दो से ज्यादा पॉसिबल वैल्यू होता है उसे हम लोग कहते हैं पॉलीटोमस। अब एग्जांपल को हम फटाफट कर लेते हैं। एग्जांपल में आप लिखो, जैसे मैं यहां पे देखो, अब मान लो कि हमारे पास अगर कोई व्यक्ति का RH ब्लड ग्रुप है, तो RH क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कहने का एक आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव है, 0.5 पॉजिटिव 0.5 नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। तो RH ब्लड ग्रुप ये क्या होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो इसे कहते हैं हम लोग डायटोमस, ठीक है। या मान लीजिए वेट, ठीक है, वेट जो है अगर मान लीजिए व्यक्ति का क्या होगा, या तो फिक्स वैल्यू होगा, भाई आपका वेट कितना 70 kg, चलिए ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आया, लेकिन याद रखेंगे जिसकी वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं चेंज होगा, ठीक है। वही हाइट को लेकर चलोगे तो हाइट ध्यान रखेंगे, अगर वेट 80 kg से अगर ज्यादा है, 80 kg से ज्यादा होता है तो डायटोमस में आता है, और 80 kg से कम है, तो इसलिए इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वेट इज इंक्लूडेड पॉलीटोमस या डायटोमस, तो आप आंख बंद करके लगाना पॉलीटोमस में, क्योंकि वेट की वैल्यू हमेशा घटता बढ़ता है। तो पॉलीटोमस के अंतर्गत वेट आता है, और खास करके इसमें वेट जब 80 kg से ज्यादा होता है तो हाँ हम इसको मान के चलते हैं कि ये आपका डायटोमस होगा, ठीक है। क्योंकि लेकिन जनरल वेट अगर आपसे पूछा जाए तो आप लेके चले जाना पॉलीटोमस में, क्योंकि वेट हाइट विदाउट एनी एक्सेप्शन ये जाता है पॉलीटोमस में, ठीक है। वेट हाइट और मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ये तीनों जो होता है हमेशा जो होता है वो आपका जाएगा पॉलीटोमस में, वेट हाइट और मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है, चलेगा। इसके बाद अब आपसे कोई पूछे, ये बताइए आप मेल हो कि फीमेल हो, मतलब आगे बात जेंडर की, जेंडर, प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ अमोनिया, मान लीजिए आपकी एनीमिया है कि नहीं, आपके डायबिटीज है कि नहीं, कोई डिजीज आपको है कि नहीं, अच्छा देखो अगर है नहीं है, फीवर है कि नहीं, नहीं है इतना जवाब देना। तो कोई डिजीज आ जाए, ठीक है, बस जवाब देना है कि नहीं है, ठीक है, टाइप्स की नहीं बात करनी है कि नहीं, ठीक है। ओबेसिटी, ध्यान रखेंगे ब्लड ग्रुप बी, खास करके ब्लड ग्रुप बी की बात होती है, क्योंकि इसमें आती है बात बी जो है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ब्लड ग्रुप बी किस में आता है, तो ब्लड ग्रुप बी सिर्फ जो है वह आता है आपका टेक्टोमी में, क्योंकि इसमें जो बी ब्लड ग्रुप में होता है कि बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। ऐसे कई बार हम अगर वही क्वेश्चन का है ना कि अगर इसे उठाकर आपसे अगर पूछा जाए कि पॉलिटोमी में, तो आप आंख बंद करके लिख देना एबीयू ब्लड ग्रुप जो है वो सीधा का सीधा किस में आता है, पॉलिटोमी। तो आपसे बहुत कहना कि जो कंट्राडिक्शन है उस पर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आप कंट्राडिक्शन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप बी जो है इसमें होता है, खासकर में पड़ता है ना कि टेम्परेचर जब 12 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो उसको उठा कहां रखते हैं, आपका इसमें डायटोमी में रखते हैं। कई बार एग्जाम में हम देखे हैं कि टेम्परेचर अगर 12 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, सॉरी 12 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो वहां पे जो होता है वो उसको डायटोमी में रखते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि बताइए जनरली टेम्परेचर और सेल्सियस को किस में रखते हैं, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को रखते हैं पॉलिटोमी में, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है।
मीडिया सर्कमस्टेंस हो गया, ब्लड शुगर लेवल हो गया, ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, या आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होगा, ये सब के सब जो होते हैं आपके पोलिटमी। तो जिसके 2 से ज्यादा वैल्यू होते हैं उसे कहते हैं पोलिटमी, और जिसके 2 से कम वैल्यू होते हैं उसे कहते हैं हम लोग डायटोमी। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वहां सिखाएंगे हम स्केल मेजरमेंट के बारे में, ठीक है, कि स्केल मेजरमेंट किसे कहते हैं, नॉमिनल स्केल क्या होता है। अभी हमने कहा ना कि इसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल से कहते हैं मैट्रिक स्केल से कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं आपका ऑर्डिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल किसे कहते हैं, मैट्रिक स्केल किसे कहते हैं और ऑर्डिनल स्केल किसे कहते हैं, तीनों स्केल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।